हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक और मृदा के बारे में बात, जिसका नाम है लवण। ठीक है, लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब होता है नमक। ठीक है, तो ये मिट्टी का नाम है यहाँ पर तो कि लवण मृदा के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में पूरी वीडियो बनाकर मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होती, आराम से आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ में मैंने क्या किया, उसमें आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी वहाँ पर मैंने करवा दिए आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैंने साथ साथ में बता दिए हैं। बाकी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो जहाँ पर एसएसटी, ज्योग्राफी कुछ भी पूछा जाता है अपना, तो ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो किसी को भी दिल खोल कर आराम से शेयर आप आराम से इसको कर सकते हैं, खुद भी रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें जो साथ साथ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो भी मैं आपको पॉइंट में करवा देती हूँ, वरना तो वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से भी आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको अगर समझ में ना आए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा तो बता देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऊसर मृदाएं जो होती है, किसके बारे में बात की जा रही है? तो ऊसर जो मृदाएं होती हैं वो लवण मृदा से जुड़ी होती है, यानी कि जो लवण मिट्टी होती है उसको ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। याद रखिएगा, दूसरा जो सवाल आता है वो है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो रेशो होता है, जो उसका अनुपात होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। ठीक है, अनुर्वर का मतलब है कि ये अनउपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वनस्पति, साफ मना करके रखा है। लवण मिट्टी, अगर मैं सीधा नमक से ही इसको जोड़कर देखूँ ना, तो अब देखो, कोई भी चीज़ हो उसमें नमक ज़्यादा डल जाता है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही अगर लवण मिट्टी को हम नमक से जोड़कर देखते हैं तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इसमें कोई फसल पनप ही नहीं सकती, क्योंकि जो नमक होता है वो गला देता है, हर चीज़ को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो इसलिए इसमें पहले बता रखा है कि यह अनुर्वर होती है और इसमें कोई भी वनस्पति नहीं उगाई जा सकती। इसमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। जैसे हमने एक मिट्टी की बात करी थी, लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी में कहा गया था कि लाल मिट्टी भी हमारी अनुपजाऊ होती है और उसमें कोई भी फसल आप नहीं उगा सकते, वो एक टाइप से बंजर भूमि होती है। लेकिन अगर आप उसमें मक्का, गेहूँ और दालें आप उसमें उगाना चाहते हैं और उस मिट्टी को आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो आपको उसमें चूना डालना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। अब चूना तो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, लेकिन लवण मिट्टी में चूना की मात्रा ही कम होती है। जब ये कम होगा तो मिट्टी उपजाऊ ही नहीं होगी, तो आप कोई फसल, वनस्पति इसमें नहीं उगा सकते, है ना। आगे है, ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। सीधी सी बात करेंगे कि ये जो मिट्टी है, ये जो शुष्क मौसम होता है, ठीक है, शुष्क मौसम का मतलब होता है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है, और अर्ध शुष्क भी होता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी नमी वगैरह होती है लेकिन ज़्यादा भी नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो आप पश्चिमी जो गुजरात है, पश्चिमी गुजरात इसलिए क्योंकि पश्चिमी गुजरात आप देखोगे तो समुद्र की तट रेखा जो होती है उससे संबंधित होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पश्चिमी बोल के रखा है। ठीक है, और वैसे ही हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदर वन क्षेत्र जो है उसको यहाँ पर उन्होंने जोड़ के बताया हुआ है। आगे है, कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। सीधी सी बात यहीं पे इसने ख़त्म कर दी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है तो वो अपने साथ क्या करता है, नमक के कण लाता है। अब आप ही सोच रहे होंगे नमक के कण कैसे आ गए? समुद्र से आए हैं भाई। समुद्र क्या ऐसा होता है, लवणीय होता है, नमक होता है। अब जब उस नमकीन वाले पानी से भाप बन के बूंदें ऊपर जाएंगी और फिर बारिश आएगी तो उसमें भी तो नमक ही होगा ना, है ना। इसलिए बोल के रखा है कि दक्षिण पश्चिम क्या है, हमारा समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो वहाँ से
में जो बारिश बनकर जाती है तो अपने साथ में नमक के कण भी लेके जाती है, और जब बारिश वो ज़मीन पे गिरती है तो वो बारिश में नमक होता है और वो फिर उस मिट्टी में मिल जाता है। और जहाँ भी नमक ज़्यादा होता है या नमक होता है तो वहाँ की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, वो मिट्टी ही बंजर हो जाती है। ठीक है, फिर है हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं हैं वो भी लवणीय होती जा रही हैं। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो इससे जो जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो वो भी मिट्टी क्या हो रही है, वो मिट्टी भी अपनी लवणीय होती चली जा रही है, यानी उसमें नमकीन जो नम है, जो अपना नमक है वो मिलता जा रहा है और मृदा के ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अब ये भी एक तोड़ है, बीमारी का तोड़ होता है ना, वैसे ही है कि अगर मिट्टी में ज़्यादा नमक पाया जाता है तो आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम अब जब उसमें मिला देंगे या उसका यूज़ करेंगे आप उस मिट्टी में, तो जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी जो नमक है उसमें मौजूदा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लवणीय मिट्टी जो है ये आपको कनेक्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लवण मतलब नमक, नमक है तो मिट्टी ख़राब होगी, मिट्टी ख़राब होगी तो फसल नहीं होगी, अगर फसल करनी है तो आपको जिप्सम डालना पड़ेगा, बस बात खत्म हो जाती है ना। सबसे पहला जो सवाल आता है वो है कि जो लवण मिट्टी है उसको ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ऊसर मिट्टी कहते हैं। दूसरा है कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि ये मिट्टी अनुर्वर होती है। ठीक है, अनुर्वर होती है, अनुर्वर यानी कि ये ना उपजाऊ होती है, इसको अनुपजाऊ नहीं कहेंगे, वो तो इंग्लिश और हिंदी का हो गया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये है कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें आप फसल नहीं उगा सकते। और चौथा क्वेश्चन है कि इसमें किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से ये उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और अपना चूना जो होता है काफ़ी कम पाया जाता है। ये चौथा क्वेश्चन है। पाँचवा सवाल हमारे सामने आता है कि यह शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम इलाके में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कच्छ के, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में जब बारिश होती है तो अपने साथ नमक के कण लेके आती है जो कि इसमें मिल जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा इसमें, लास्ट उसी को हम मान लेंगे, वो ये है कि अगर मिट्टी लवणीय है तो उसमें आप जिप्सम मिला सकते हैं तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। और ये जो काम है वो शुरू किया जा रहा है कौन से राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में ये काम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अंत में आपको ज़रूर मैं बता देती हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको रहे ही नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कितने मिनट की होगी ये 7 या 8 मिनट की हो चुकी है। तो मैं 4 वीडियोज़ पहले बना चुकी हूँ, मैं इन चारों को एक वीडियो में कंबाइन करके भी इकलौती वीडियो जो है वो बना के भी मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी आप पढ़ के बोर हो चुके हैं तो मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट की ही वीडियोस बनाई हैं, जितनी मिट्टी के बारे में बनाई हैं, क्योंकि आप बोर ना हो जाएं और पढ़ने में आपकी इच्छा बनी रहे। 7-8 मिनट की वीडियो तो कोई भी सुन लेता है, और देखिए कि छोटी सी पोर्शन में कितने सारे सवाल आपको मिल जाते हैं समझने के लिए, है ना। तो ठीक है, नहीं तो एक तो मैं बना दूंगी कि सारी वीडियो को इकट्ठा करके एक मर्ज करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी आप ये छोटे मिनटों की थोड़े मिनटों की वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी लगी गई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बुरी लगी हो तो वो मुझे कोई टेंशन नहीं बता सकते हैं, मैं तो सुधार में ही लगी हुई हूँ। बाकी आपको मैं भी पढ़ती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि साथ साथ में आपको भी पढ़ा दूँ, है ना, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है, साथ में पढ़ेंगे तो साथ में ठीक रहेगा। सो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।